अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूँ नासिर खान और बातचीत विद नासिर खान के न्यू एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था जब हम इंटरव्यू कर रहे थे रूथ फ़ातिमा का कि एक इंटरव्यू हम इंशाल्लाह इनके हस्बैंड के साथ भी करेंगे। तो आज मैंने इनके साथ इनवाइट किया है मुद्दस्सिर अली खान को, जो कि इनके हस्बैंड हैं, और हम इंशाल्लाह अब देखते हैं हम इनसे क्या-क्या बातचीत आज हम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुद्दस्सिर, वालेकुम अस्सलाम। और बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, टाइम का, जो आपने अपने इस पूरे स्केड्यूल में से निकाला। बहुत शुक्रिया जैसा कि आपका। मतलब मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं अभी छुट्टियों पे, वेकेशन पे, और काफ़ी सारे काम है करने के। तो वन्स अगेन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। और कैसा लग रहा है पाकिस्तान आके, और कितने अरसे बाद आपका पाकिस्तान आना इस दफ़ा हुआ? 3 साल के बाद आना हुआ और हमेशा जब जी। आते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिफ्रेशिंग होता है। अपने दोस्तों से, अपने हुँ। बहन-भाइयों से, अपने अज़ीज़-ओ-अक़ारिब से घर में मिलना। रहना जी, और बिल्कुल। और अपने शहर में घूमना, बल्कि पाकिस्तान वाइड घूमना-फिरना बहुत अच्छा लगता है अच्छा, और इस दफ़ा भी बहुत अच्छा लग रहा है, कोई तो अभी कंप्लेन कहीं नहीं। घूम के आए हैं आप जी, लोग? बिल्कुल, हम लोग अभी रिसेंटली गिलगित-बल्तिस्तान गए थे, अरे स्कर्दू रीजन माशाल्लाह, में, बेहतरीन, हाँ। मुख्तलिफ और इलाकों में घूमे-फिरे वहाँ के। गुड। बहुत रिफ्रेशिंग टूर था, थोड़ा-सा टायरिंग ज़रूर था, कुछ चैलेंजिंग एरियाज़ भी थे, लेकिन बहुत मज़ा आया। वो सफ़र भी थोड़ा थकाता है, आई मीन या हाईएस्ट में बैठे-बैठे और वो सब करके। बिल्कुल, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ़ 4 व्हील ड्राइव एक्सेस है, बिल्कुल। उन एरियाज़ में जाना, मगर एक अपने आप में एक अचीवमेंट भी थी। जैसे कि हम देवसाई गए, देवसाई द सेकंड मोस्ट हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, जी। तो वहाँ जाना अपने आप में एक अचीवमेंट भी थी। बहुत अच्छे दोस्तों का साथ रहा, बहुत मज़ा आया। बच्चों को कैसा लगा? बच्चों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहरहाल कराची से उनकी ज़्यादा वाबस्तगी है, हाँ। सो कराची को वो ज़्यादा मिस करते रहे और हर अच्छा। वक़्त कहते रहे कि हम वापस कब जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैंने अपने शो में भी इन दोनों को बुलाया था जब दोनों आपके बच्चों से मेरी बात हुई एक-एक करके, तो बहुत सारी वो मतलब आई मीन अच्छी बातें कराची के लिए कर रहे थे, जो कि शायद हम भी नहीं करते। लेकिन वो उससे देख के अंदाज़ा हो रहा था कि वो उसको बहुत मिस करते होंगे। बेशक। गुड। और ये कि वेल अभी तक का सफ़र आपकी ज़िवाजी ज़िंदगी का, ऑस्ट्रेलिया की ज़िंदगी का कैसा रहा? ये पाकिस्तान में जब हम थे हाँ। और उसके बाद आपकी शादी शादी के बाद सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी शादी किस ईयर में हुई है? 2010 अप्रैल 2010 में। 2010। ओके, तो मतलब तो 15 साल से जी ज़्यादा ही हो बिल्कुल, गए 15 साल माशाअल्लाह। से ज़्यादा हो गए, तो शादी के शुरू के 4 साल के दौरान हम लोग पाकिस्तान में ही थे। वो एक मुख्तलिफ ज़िंदगी थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहा बिल्कुल। करते थे और सब कुछ बहुत बेहतर था। फिर उसके बाद हमने सोचा कि ज़िंदगी में एक इसको कैटलाइज़ करना है, इस प्रोसेस को। तो गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया वाज़ जस्ट अ मीन टू कैटलाइज़ इट, उसके अलावा और कोई मसला नहीं था। The achievements you wanna talk बिल्कुल, about. जी। तो फिर वहाँ गए और उसके बाद वहाँ पर शुरू का जो वक़्त था वो थोड़ा सख्त था। एक नया मुल्क, एक नए हालात, वहाँ पर सेटल डाउन होना, और आप किसी को जानते भी नहीं थे वहाँ पर। हमारा इससे पहले वहाँ पर ना तो कोई दोस्त अहबाब, हाँ, ना ही कोई हाँ, और फैमिली स्ट्रक्चर, ना ही कोई और सपोर्ट स्ट्रक्चर वहाँ मौजूद था। बिल्कुल। वहाँ अपनी जगह बनाना और रहना एक बिल्कुल नए माशरे में, उनके तौर तरीकों को अपनाना, यहाँ की अपनी वैल्यूज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर, ये सचमुच एक चैलेंज था, लेकिन अल्लाह का शुक्र बेशक है, बहुत बड़ा हम चैलेंज है इसमें क्योंकि से। वो पूरा एनवायरनमेंट ही डिफरेंट है, जी, बिल्कुल। उनकी तहज़ीब हमसे फ़र्क है, उनका रहन-सहन हमसे जी, फ़र्क है, बिल्कुल। और तो बहरहाल मुश्किल तो आई होगी। अच्छा, कुछ इस हवाले से ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा कि बीच का एक अच्छा खासा वक़्त ऐसा गुज़रा जिसमें आप अनएम्प्लॉयड थे। हुँ। कुछ वक़्त पाकिस्तान में भी ऐसा रहा और हुँ, कुछ वक़्त ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा रहा जिसमें आप अनएम्प्लॉयड थे। हुँ। उस टाइम के हवाले से ज़रूर मैं जानना चाहूँगा कि कैसा रहा वो वक़्त आपके लिए, आपकी वाइफ़ और बच्चों के लिए? वो दरअसल उस वक़्त 2 मुख्तलिफ सिचुएशंस थी। एक तो ये कि जब हम वहाँ गए, तो बहुत ही लोडेड प्रोफ़ाइल के साथ तो गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको कोई नहीं जानता, वो एक हुँ, नया मुल्क था। बिल्कुल। अगर हम पाकिस्तान में रहते, तो वो तमाम साल जो मेरी ज़िंदगी के पाकिस्तान में गुज़रे या सऊदी अरब में गुज़रे, वहाँ पर जाकर एक बिल्कुल ही एक नया माहौल, एक नया चैलेंज, क्योंकि मेरी जो प्रोफ़ाइल थी, उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये था वहाँ पर कि वो कहते थे कि आपके पास कोई ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है। बहरहाल मेरे पास बहुत और एक्सपीरियंस था। ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस होगा कैसे, तब तक आप वहाँ रहे ही जी, नहीं हैं। बिल्कुल। तो ये बाकी आपके सुनने वालों को भी मैं बताना चाहूँगा कि ये एक ये किस्मत है इस मामले में, और किसी चीज़ का और कुछ ज़्यादा किरदार नहीं। कुछ लोग वहाँ जाते हैं, उनकी स्ट्रगल थोड़ी छोटी होती है। हुँ, मेरी स्ट्रगल क्या कह सकते हैं, बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से थोड़ी लंबी हो गई। हुँ, खुशकिस्मती से मैंने इसलिए कहा कि उस दौर में जो मैंने बातें सीखी, हुँ, वो शायद मैं नहीं सीख सकता था, अगर हर वक़्त खुशकिस्मती ही मुझ पर रहती तो। लेकिन वो वक़्त ऐसा था कि मुझको दोबारा से अपने आप को रिकलेक्ट करने का मौका मिला। बिल्कुल। 37 साल मेरी उम्र थी जिस वक़्त मैंने माइग्रेट किया, मैं कोई नौजवान नहीं था, और उस वक़्त अपने आप को मोल्ड करना एक बिल्कुल ही चैलेंजिंग सिचुएशंस में, जहाँ आपको मुख्तलिफ, इस तमाम बातों के बावजूद कि आप एक क्वालिफाइड इंजीनियर थे, मैनेजमेंट का भी एजुकेशन थी हुँ, मेरे पास, हुँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मेरे पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन थी, हुँ, पीएमपी था मैं, अब से 13 साल पहले। हुँ, उन तमाम बातों को के साथ ये एडजस्ट करना कि मैं जहाँ आया हूँ, यहाँ
मेरा नाम मेरा तारुफ नहीं है, मेरा काम मेरा तारुफ है। तो इस हवाले से मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, मगर बहरहाल जैसा मैंने भी कहा, फैमिली भी एक्सपेंड हो रही थी। मैं जब यहाँ से गया, मेरी एक बेटी थी हाँ, जो उस वक्त 1 साल से थोड़ी बड़ी थी, उसने अपनी दूसरी सालगिरह वहां मनाई, वहाँ मनाई, और उसके बाद फिर मेरे 2 बच्चे और हुए। तो माशाल्लाह। फैमिली भी एक्सपेंड हो रही थी, चैलेंजेस डिफरेंट थे, लेकिन बहरहाल एक बात थी, एक तो अल्लाह की ज़ात पे कामिल एतमाद, कामिल यकीन, और दूसरे फिर ये कि शरीक हयात की तरफ से, लाइफ पार्टनर की तरफ से बहुत सपोर्ट इस हवाले से थी कि अगर कभी कहीं किसी मौके पर मैं ये समझता था कि यार आई एम अबाउट टू गिव अप, या मैं इस मामले को बस हार मान जाऊं या वापस चले जाएं, या कुछ ये कहें कि यार हम तो नाकाम हो गए, लेकिन ऐसे मौके पर मेरी बड़ी ढारसमंद आती थी। और उसके अलावा फिर थोड़ा सा वक्त गुजरा, लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता करके ज़िंदगी की गाड़ी चल पड़ी, और नौकरी तो आनी जानी चीज़ थी, वो फिर मिली और बहुत बेहतर भी मिली। मैं जो जॉब मैं ऑस्ट्रेलिया में अब कर रहा हूँ, ये मेरी तीसरी नौकरी है अभी वहाँ पे। कहाँ जॉब कर रहे हो आप? मैं वहाँ पे गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, उनका जो वाटर बोर्ड है, क्या वाटर बात कॉर्पोरेशन, है भाई, माशाल्लाह, उनका ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, एंड आई एम वन ऑफ द सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स देयर। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। बहरहाल तो मतलब वो जो सख्ती गुजारी, वो उसका रीपे अल्लाह ने बहुत अच्छी तरह से बेशक, कर दिया, फाइनेंसेस के हवाले से। बेशक, और जो इमोशनल टर्मोइल गुजरता है, डेफिनेटली उसके लिए भी अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा उसका वो दिया होगा, बिल्कुल, सिला जो ज़रूर। जो जो उस वक़्त ने सिखाया, वो एक ऐसा तजुर्बा है जिसने मेरी ज़िंदगी आगे जाके बहुत आसान कर दी। हुँ, मतलब जब आप कहीं जाएँ और इस तरह का कोई सिचुएशन आपको दरपेश हो, जहाँ आप कहें कि यार ये तो मैं फँस गया, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? ऐसी सिचुएशंस आपको एक चीज़ बहुत अच्छी सिखा देती हुँ, है, और वो ये थी कि हाउ टू शॉप स्मार्टली। अच्छा, ओके। तो ये एक चीज़ है जो मेरे साथ अब भी है, हाँ, और ये आदत मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इसके बाद अब मैं क्या, अब तमाम तर ज़राए होने के बावजूद हाँ, भी हाँ। आई प्रेफर टू शॉप स्मार्टली। वेरी गुड। हमेशा स्मार्टली ही शॉप करना चाहिए, चाहे कितने भी ज़राए आपके पास मौजूद हो। बेशक, तो वो तो बहरहाल, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है आई गेस, हुँ, और ये आप आगे अपने बच्चों को भी ट्रांसफ़र कर सकते बेशक, हैं कि वो किस तरह से ऐसे रह सकते हैं। हुँ। क्या समझते हैं आप, मतलब एज़ अ मेल, जो कि पाकिस्तानी था, हुँ। ठीक है? अभी तो आप माशाल्लाह ये ऑस्ट्रेलियन हैं। पाकिस्तानियत पे तो अब भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बिल्कुल किया। नहीं है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास वहाँ का पासपोर्ट और जी हाँ, सारी बिल्कुल। वहाँ की जी हाँ। चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़। तो कैसा था ये सफ़र के एक अनएम्प्लॉयड आदमी एक हो के अनएम्प्लॉयड होना? हुँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़ी एक यू नो मतलब एक स्टिग्मेटाइज़्ड है एक जी चीज़ हाँ। बहुत ज़्यादा, हुँ, कि बीवी की कमाई खाता है, तो उस तरह हुँ, की और बहुत सारी बातें हुँ, सुननी पड़ती हैं यहाँ पे जी आदमियों हाँ। को। आपका ये सफ़र कैसा रहा, और क्या आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ अपनी वाइफ़ की तरफ से या किसी की तरफ नहीं, से? बिल्कुल, इन्होंने इन्होंने इस सफ़र को बहुत आसान बनाया। सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात थी, बेशक, जिसने बेशक, जिसने उसमें बड़ा तो कोई करम किया, डाउट ही नहीं है। और उसके बाद इनकी तरफ से बहुत सपोर्ट थी। जब मैं कहता हूँ सपोर्ट, तो ये हर लिहाज़ से, फाइनेंशियली भी, बिल्कुल, इमोशनली भी, इमोशन, और साइकोलॉजिकली भी, और बहुत जगहों मॉरली पे भी। आपको इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मॉरल सपोर्ट बहुत चाहिए होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। मतलब कभी वक़्त अगर आता है तो इंसान को अल्लाह ने बहुत एडैप्टेबल बनाया है। या तो इंसान अगर फाइनेंशियल क्रंच में हो तो अपने सर्वाइवल के लिए जो बिल्कुल ज़रूरी, इंसान उस पे भी रह जाएगा। या लेकिन उस वक़्त आपको वो एक इमोशनल सपोर्ट एक आपको चाहिए होती है, एक आपको हैंड चाहिए होता है कि हुँ, मतलब आप जिस पे कंप्लीटली रिलाय कर सकें। बेशक। तो बहरहाल बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आपने इतना हर चीज़ में, हर जगह पे सपोर्ट किया। तो कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी का क्या कोई फ़ॉर्मूला है? पहले अगर आप जवाब देना चाहें तो? कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी का फ़ॉर्मूला, आई थिंक इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। बिल्कुल, लेकिन मेरे ख़्याल से मैं समझती हूँ कि अगर हम हिरार्की में देखें, आई थिंक रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। रिस्पेक्ट। और मोहब्बत शायद उसमें कहीं, मेरे हिसाब से इट डज़ नॉट टेक द टॉप पोज़ीशन, बट डेफिनिटली आप मोहब्बत के बगैर गुज़ारा नहीं कर सकते। लेकिन रिस्पेक्ट, अगर आप, रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ, सॉरी मैं आपकी रिस्पेक्ट बात इन कर रहा टर्म्स ऑफ अदर, आई थिंक एक ह्यूमन बीइंग की भी रिस्पेक्ट होती है ना। अगर हुँ, एक इंसान रिस्पेक्टफुल होगा तो वो अपने बच्चों की भी इज्जत करेगा, वो अपने माँ बाप की भी इज्जत करेगा, वो अपने शौहर की भी इज्जत करेगा। हूँ। नहीं सॉरी, इज्जत, मेरा ये सवाल सिर्फ़ मैं सिर्फ़ अपनी ऑडियंस के लिए इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई करना चाह रहा हूँ हाँ कि जी, हम लोग इज़्ज़त को अपनी ना आई मीन सिर्फ़ ज़बान के तनाज़ुर में लेते हैं। जी, जी, जैसे जी। हमारे लिए इज़्ज़त ये है कि मैंने आपसे आपसे बात की, मैंने लीजिए, ये दीजिए अगले बोला, इंसान को मैंने वो इंसान नहीं की। समझना मेरे ख्याल से, एग्ज़ैक्टली, मैं अपने इसी इंसान पॉइंट को को थोड़ा-सा अपने बस चाह रहा जैसा हूँ कि इंसान इलैबोरेट कर समझना। लें। हाँ, कि बातचीत में तो जब आप साथ रहते हैं तो आप हर वक़्त इतने फ़ॉर्मल होके बात नहीं कर सकते। नहीं, आप तुम, ज़बान तू हर तो, ज़बान का आई इस्तेमाल थिंक आई करते बीन हैं। टॉमबॉय ऑल बिल्कुल, माय लाइफ, तो बिल्कुल। वो शायद ज़बान वाली जो होती है ना, आप तो, मेरे अब्बा ज़रूर अलीगढ़ से थे, लेकिन उनके हिसाब से हम उर्दू ज़बान नहीं बोलते थे, हम जो ज़बान बोलते थे वो कोई और ज़बान थी। ओके, हमारी ज़बान में कोर्स थोड़ा कराची टच है। हाँ, लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से इज्जत का मतलब, मेरी डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट इज कि आप अगले इंसान को अपने जैसा इंसान समझें, जिसकी फीलिंग्स भी हैं,
जो कुछ महसूस भी एटलीस्ट करता अपने है, बराबर तो जो समझे। एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहता, जैसे मैं नहीं होना चाहती वैसे ही अगला बंदा भी नहीं होना चाहता। तो आई थिंक वो इज्जत होती है, वो सबसे पहले आती है। और जैसे आपने पहले बात की थी कि एम्पैथी भी हो अगले के लिए, तो वो एम्पैथी भी हो बराबर हर किसी के बिल्कुल। लिए, तो वो और बहुत जरूरी इज्जत है। और आई थिंक इस पूरे सफर में आई थिंक इनकी अपनी लर्निंग से ज्यादा मेरी अपनी भी लर्निंग है। कभी कभी हमारे भी इम्तिहान, हमें लगता है अगला बंदा इम्तिहान से गुजरा है, लेकिन उसके साथ साथ आप भी उस इम्तिहान से गुजरे होते हैं। तो मेरा इम्तिहान इस पूरे प्रोसेस में ये था कि हाउ टू बी, मतलब मैं एक शख्स की इज्जत नफ्स को मजरू ना कर दूं किसी भी बात से या किसी भी एक्शन से या किसी भी कभी कभी आप गुस्से में होते हैं, यू से थिंग्स दैट यू डोंट रियली मीन मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन वो बातें हर्ट भी करती हैं, बहुत करती हैं, क्योंकि वो हर्ट फेस तो निकल जाता है लेकिन वो अल्फाज की तकलीफ तो रह जाती है। आपको नहीं पता होता, आप कभी गुस्से में कभी स्पर ऑफ अ मोमेंट में कुछ बोल जाते हैं, लेकिन वो बातें हर्ट करती हैं और वो बातें उतनी ही तकलीफ देती रहती हैं कभी। सो आई डिड नॉट वांट टू बी दैट पर्सन कि जो कभी कोई ऐसी बात करूं कि मैं आज से 5 साल के बाद मुड़ के देखूं तो मुझे शर्मिंदगी हो कि मैंने उस वक्त इस जगह पे इसको ये ऐसा बोला क्यों कहा या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वक्त तो बहरहाल बेशक। गुजर जाता है। लेकिन और अगेन अब थिंग ऑफ फेथ में इस बात से मैं कहती हूँ, हम किसी को देने वाले कुछ नहीं होते। आई कैन नॉट प्रोवाइड फॉर एनीवन, ये देने वाली ज़ात अल्लाह ताला है। और आप लकी हैं, आप खुशकिस्मत हैं कि अगर अल्लाह ताला ने वो जरिया आपको चुना है, उसके लिए ज़राए की कोई कमी नहीं है। कोई यू कैन ऑलवेज स्विच प्लेसेस, आप कभी भी किसी भी पोजीशन से स्विच कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट वाज माय टेस्ट एज वेल, और मैंने उसको अपनी तरफ से कोशिश की पूरी अच्छी तरह निभाने की। नहीं माशाल्लाह, डेफिनेटली अच्छे तरीके से की जब ये सफर। अच्छा, एक सवाल जो बिल्कुल दिमाग में आता है कि अगेन एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे बना हुआ है, और बल्कि मैं तो अब ये समझता हूँ कि जब से सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ गया हमारी डेली लाइफ में, तो ग्लोबली ही एक परसेप्शन बिल्डअप हो गया दिमागों में हमारे कि अच्छी इज़्दिवाजी ज़िंदगी या अच्छी फैमिली लाइफ, चाहे वो आप एक अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं या बच्चों के साथ व्हाट्सएवर या बहन भाइयों के साथ भी, तो उसके लिए हर वक्त आप यूं होंगे, हर वक्त आपका एक बहुत ही रोमांटिक सा एक ताल्लुक बना रहेगा और चीजें बहुत स्मूथ होंगी लाइक अ केक वॉक। तो इज इट लाइक दैट? I don't think it's not like it's not never been like that, right? मतलब मेरा ख्याल है वही बात अगेन इस बात पे आएंगे कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप किसी भी हर वक्त मुस्कुराना, हर वक्त दे आर आल्सो दीस मोमेंट्स आर आल्सो वेरी स्पेशल कि कभी आप अपनी किसी, लेकिन आई थिंक बीइंग अ वुमन वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस, अप्स एंड डाउन्स, एंड उसमें भी मैं कहती हूँ कि मेरा बहुत हद तक इनको क्रेडिट जाता है टू अंडरस्टैंड इट ऑल। कभी कभी आई हैव टू, व्हेन आई, हम लोग वी आर ऑलवेज ओपन फॉर कम्युनिकेशन, कभी कभी मैं कहती हूँ मतलब आई एम लाइक I cannot take it anymore. Can you please give me some space? And I get my space. So I think वो वाली है। कभी कभी बहुत ज़्यादा मुझे बच्चे तंग, and I really cannot, मुझे लगता है बस अब this is my threshold. I cannot take it anymore. And he picks up the kids और हम गाड़ी वॉश कराने जा रहे हैं। So अगर वो आधा घंटा मुझे घर में, एक घंटा भी मिल जाता है, वो थोड़ा सा जरा सा, और उनके लिए वो फन भी होता है कि वो जा रहे हैं, कार वॉश हो रही है, वो बड़ी खुशी बिल्कुल आइसक्रीम लेके आ रहे हैं वापस, they are also happy and I get my peace of mind. तो वो वाली चीज बहुत, और आई थिंक अगेन उस बात को भी कम बैक टू दैट पॉइंट कि रिस्पेक्ट एक दूसरे की, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, यू हैव टू कम्युनिकेशन। बिल्कुल मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। अगले शख्स को इल्हाम नहीं होगा कि आपके ऊपर क्या, और प्रोवाइडेड कि जब आप अरेंज्ड मैरिज में होते हैं और आप कंप्लीटली इंटायरली डिफरेंट फैमिली एनवायरनमेंट से उठ के आते हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा काफी टाइम तक कि अगला, लाइक अब तो बहुत टाइम हो गया तो अब तो बताने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली आई लर्नड इट हार्ड वे, बिकॉज़ हम औरतों को लगता है कि जैसे हम कभी कभी, अल्लाह ताला ने 2 डिफरेंट स्पीशीज बनाई है और तो बिल्कुल 180 डिग्री अपार्ट स्पीशीज बनाई है, तो इस सब के इसके बीच में ना एक लिंक है कम्युनिकेशन। बिल्कुल। और वो औरतें समझती हैं कि इट्स प्रियज्यूम, आपको क्यों नहीं पता, आपने क्यों नहीं समझा, पता होना चाहिए आपको। मगर मर्द नीड्स कम्युनिकेशन, स्पेशली अ काइंड ऑफ, ही इज अ पर्सन ऑफ वर्ड्स, जो आई थिंक इनके लिए हर चीज, ये बात मुझे समझ आ गई थी शादी के बाद ही कि इनको कोई भी चीज, कुछ लोगों की पर्सनालिटीज होती हैं जिनको एक्सप्लेन करना, बात बताना पड़ता है, ये सब कुछ इनके लिए वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, और आई एम अ डिफरेंट पर्सनालिटी। तो उसके बाद लेकिन अब मुझे ये समझ आया है कि व्हाटएवर आई एम गोइंग थ्रू, आई हैव टू स्पेल इट आउट एंड टेल हिम व्हाट्स हैपनिंग विद मी, एंड व्हिच इज गुड कि चलो ठीक है, जब तक ये आपके लिए काम कर रहा है तब तक वो अच्छा है, क्योंकि हर बंदे की लाइफ डिफरेंट होती है। अगर आपके बीच में रिस्पेक्ट है और आपकी कम्युनिकेशन ठीक है, तो आई थिंक इट 99% ऑफ टाइम इट विल वर्क। ठीक है। अच्छा, वेल अब दोबारा थोड़ा सा उस तरफ आ जाते हैं। वर्किंग वुमन होना पाकिस्तान में ज्यादा मुश्किल है या ऑस्ट्रेलिया में?
इस बारे में अगर सच बोलना सच बोलना ये है कि आई थिंक कैन बी अ चैलेंज। पाकिस्तान में ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में एक तो आपके ऊपर हर तरह का प्रेशर होता है। आपके ऊपर आपको अपने एम्प्लॉयर को ये प्रूव करना होता है कि यू आर नॉट लेसर देन एनी अदर मैन वर्किंग इन द टीम, आप सबके ही बराबर। और कभी कभी फॉर टू प्रूव दैट यू हैव टू गिव 150%। सबसे ज्यादा ये काम करना पड़ता जैसे है। मेरी बेटी थी छोटी और मेरी ऑफिस की पार्टीज होती थी कभी, और मैंने आपको डिस्कस किया क्या वो प्लान पोर्ट कासिम, बिल्कुल तो बिल्कुल। पोर्ट कासिम जाके शाम को वापसी में भी कभी कोई पार्टी है कुछ है, तो आई नेवर टुक माय डॉटर अलोंग व्हिच आई थिंक आई डिड बिकॉज़ मैं लोगों को ये इंप्रेशन, क्योंकि और कोई नहीं लेके आता था अपने बच्चे, एंड आई डिड नॉट वांट टू गिव दैट इंप्रेशन टू एनीबॉडी दैट आई एम मोर फैमिली ओरिएंटेड देन। हालांकि इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल। यही और बात बल्कि है। मेरा ख्याल है ये तो बेसिक बुनियाद है इंसान की, फितरत की बुनियाद और है यही कि चीज औलाद की मोहब्बत या ख्याल या 100%, और ये चीज ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल। यहाँ पे ये आई डोंट हैव टू प्रूव इट टू एनीवन एल्स कि आई एम अ लेसर, मतलब मुझे ये फील नहीं होता कभी दैट आई एम अ लेसर काउंट कर रही हूँ, कंट्रीब्यूट बिल्कुल, मतलब वो आपको इक्वल करेंगे कि भाई जब तक मतलब एम्प्लॉय है तो बराबर है। और अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ एक ये भी ड्रॉबैक है कि अक्सर औरतें काम नहीं करती। हाँ, तो जिस फॉर एग्जांपल जब एक टीम में 10 लोग हैं, उस 10 टीम के 10 बंदे घर पे और उनकी हाउसवाइफ घर पे हैं, तो दे विल लुक कि व्हाई आर यू, काम क्यों कर रही हो, घर बैठो भाई, क्यों करना है काम, जब मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरी बीवी घर बैठी है, तो तुमको अगर आना है तो जरा डील विद ऑल दीस इश्यूज, और नहीं तो घर बैठो, तो कौन डील विद इट, घर बैठो मत काम करो। तो ये वाली चीज आपको ऑस्ट्रेलिया में नहीं फेस करनी पड़ती। फिर आपको बाकी सबको भी हमारा जो एक लाइफस्टाइल है, देर तक जागना और टेरिबल, अपनी सेहतों का बेड़ा गर्क हमने खुद ने किया। बेशक। तो मैं जब यहाँ पे थी तो मेरा और मेरी बेटी का जो टाइम स्टार्ट होता था, यू विल नॉट बिलीव, 11 PM आई थिंक दैट्स द टाइम आई यूज्ड टू पिक हर अप एंड गो टू माय रूम। अगर मैं ऑफिस से वापस आई हूँ 6 बजे 7 बजे, फिर घर है, खाना है, सब एक रूटीन है फैमिली का। तो उसके बाद थोड़ा सा दैट वाज आई थिंक अगेन इफ आई स्टिल हैव टू गो बैक इन टाइम एंड पिक अप, आई वुड स्टिल प्रेफर वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हालांकि वहाँ पे आपको सारा काम खुद करना पड़ता है। आप अगर घर का वैक्यूम भी नहीं करेंगे तो वो भी कोई आके नहीं करेगा आपके लिए, आपको बर्तन भी खुद धोने हैं, आपको लंचेस भी खुद बनाने हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इतना ईटिंग आउट का कल्चर भी नहीं है, यू हैव मतलब आई कुक, होम कुक मील हम लोग मोस्ट टाइम ऑफ द वीक अंटिल अनलेस मेक श्योर करते अच्छा, हैं मैं अपने इसी लिए पे और आ बच्चों रहा के था लिए। कि ये सारी सहूलतें जब पाकिस्तान में है, हाउस हेल्प है हमारे पास, मेड्स है, तो क्या वजह है कि ये मैंने आपका अकेले का मतलब ये हर बंदे का ही एक है परसेप्शन कि वो वहाँ पे सारा काम भी खुद कर लेते हैं और फिर भी बहुत मुतमईन रहते हैं। तो बैक इन माइंड आपको लगता है कि मतलब सोसाइटी का कोई इसमें रोल है या आपकी लाइक इनसाइड द होम आपकी जो मुझे लगता है आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स बैक टू पीस ऑफ माइंड। आई नो नोबडी जजिंग मी। अगर मेरा घर इफ यू कम अलोंग और अगर घर की टेबल पे बर्तन पड़े, कोई मुझे जज नहीं करेगा कि ये तो पुअर है, अगला बंदा भी इज फेसिंग द सेम इशू। हर बंदा ना वहाँ पे एक ही, आपको ये नहीं लगता। माजरत मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा। एक तो चले ये बात होगी, दूसरी बात जो है वो है सेंस ऑफ इक्वालिटी। ऑस्ट्रेलिया में, मेरा तजर्बा ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन अक्सर लोगों से आप पूछिए कि जो अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, वहाँ एक जुमला कभी भी सुनने को नहीं मिलता जो यहाँ पर किसी भी दिन सुनने को मिल सकता है। नो मैटर हाउ रिस्पॉन्सिबल ऑफ सिटीजन you are a taxpayer, you are a law abiding citizen, but any given day you may hear from any individual, जानता नहीं मैं कौन हूँ। This is something I have never heard. यहाँ पर काम करने से पहले आपको किसी इंसान को ढूंढना पड़ता है, यार मुझे फला जगह काम है, वाटर बोर्ड में काम है, KESC में, सॉरी अब तो KE है, KE में कोई काम है, सुई सदन में कोई काम है, तो आप वो काम करने के रास्ते नहीं देखते, आप इंडिविजुअल ढूंढते हैं कि यार ये काम कौन करा देगा। मैंने ये कल्चर वहां देखा नहीं, तो इस कल्चर के साथ जब इससे मैं निकला और उस कल्चर में गया, काम तो काम है, वो तो हो जाना है, इंसान को ढूंढना कि कोई वसीला बने ये काम करे, अगर वो नहीं होगा तो ये काम हो नहीं पाएगा। या ये कि तू जानता नहीं मैं कौन, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, इस तरह की जहां पर अगर हम क्यू में खड़े हैं, मुझे सेंस ऑफ इक्वालिटी की मैंने बात की थी, तो वजीर आजम भी उसी क्यू में खड़ा होगा और बहुत फख्र के साथ खड़ा होगा। ये एक बहुत ही पैराडाइम शिफ्ट है इन टर्म्स ऑफ कल्चर, वर्किंग कल्चर, माशरती तकाजे, माशी तकाजे, इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए मुझे वो सोसाइटी इसलिए
मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, अव्वल व आखिर पैदा यहीं हुआ, अब भी मैंने अपनी पाकिस्तानी नेशनैलिटी तो गिव अप नहीं की। आई एम अ डुअल सिटीजन बेसिकली, आई हैव टेकन देयर नेशनैलिटी विदाउट गिविंग अप ऑन माय नेशनैलिटी। बट ये चीजें चुभती हैं क्योंकि ये तमाम तर बातें उस मजहब की तालीमात से बहुत ज्यादा करीब हैं जिससे आप और मैं ताल्लुक रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसका अमली मुजाहरा मुझे यहाँ कम नजर जो कि वहां मिलता है, वहां ज्यादा नजर आया। तो वही दो चार बातें मैंने आपसे कहा कि सेंस ऑफ इक्वालिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई काम करने के लिए उस काम की नेचर को समझना जरूरी है, उस काम के लिए वास्ता तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई अपने आप को ये कहने की मतलब कोई उस सोच में नहीं होता हर वक्त कि यार मैं तो शायद कोई अक्ल कुल हूं, या मैं शायद कोई आई एम ओमनीपोटेंट अबव द लॉ। नोबडी इज अबव द लॉ। सो दूसरी सबसे अहम चीज रूल ऑफ लॉ, जो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फराहम करती है, जो किसी भी माशरे का बुनियादी हिस्सा है। थर्ड, वेलफेयर स्टेट है, और मेरा मुल्क पाकिस्तान, मेरी जन्मभूमि एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, वेलफेयर स्टेट नहीं है। ये तमाम बातों की वजह से मैं कहता हूँ कि वहां जिंदगी आसान है, लेकिन अगर आज भी ये तमाम अवामिल इस माशरे में मिल जाए तो कौन अपने घर को छोड़ना अच्छा, छोटा सा बस, क्योंकि जाहिर बात है चीज लंबी है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि एक सिंपल आदमी के लिए एक जुमले में अगर आप वो कर सकें डिफाइन के नेशनल सिक्योरिटी स्टेट और वेलफेयर स्टेट क्या फर्क बुनियादी। तो जो मैं जिस तरह आपसे कह रहा था कि आपने जिस तरह मुझसे पूछा कि ये वेलफेयर स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी स्टेट में क्या फर्क होता है, तो वैसे तो ये बात अब माशाल्लाह इस पर काफी गुफ्तगू हो चुकी है, तो बहुत से लोग इससे वाकिफ हैं। लेकिन वही वेलफेयर स्टेट जो कि अपने अवाम की फलाह बहबूद को सामने रखकर फैसले करती है, और नेशनल सिक्योरिटी स्टेट एक वो स्टेट है जो बुनियादी तौर पर अपनी नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों को सामने रखने के बाद अपने फैसले किया करती है। उसमें वेलफेयर या यूं कह लीजिए कि जनरल ह्यूमन वेलबींग जो है, पब्लिक वेलबींग जो है, वो पीछे चली जाती है और बाकी दूसरे अवामिल आगे आ जाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान बनने के बाद आपको पता होगा कि कुछ जंगों का सामना पाकिस्तान को करना पड़ा, और इस मामले में मैं नहीं चाहता कि उन जंगों की वजूहात क्या थी, वो किसने शुरू की, लेकिन बहरहाल उसके बाद फिर मार्शल लॉ के 3 अदवार देखे, और उसके बाद मुल्क भी 2 लख्त हो गया सन 1971 में। तो इस तरह के बाद एक अमूमी तासुर ये फैला पाकिस्तान में कि जैसे हमारे वजूद को दायमी तौर पर कोई खतरा है। हाँ। जो कि हमारी नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदें जो हैं उनको हर वक्त कोई खतरा है। इसको सामने रखते वक्त जिस तरह आप लोग अमूमन कहा भी करते हैं कि देखिए जब बजट पेश किया जाता है तो आमतौर पर दिफाई बजट ज्यादा है, और चूंकि आप खुद एक हेल्थ प्रोफेशनल है, आप बेशक समझ सकते हैं कि इस मुल्क में बुनियादी हेल्थ यानी बुनियादी सेहत का कितना फुकदान है, बुनियादी तालीम का कितना फुकदान है। ये तमाम शोबे जो हैं ये एक वेलफेयर स्टेट में प्रिफर समझे जाते हैं बनिस्बत और तमाम शोबा आए जिंदगी के, लेकिन जो कि ऐसे सिक्योरिटी स्टेट में नहीं होता। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कहना चाह रहा था, ये कुछ वजूहात थी जिनकी बिना पर जब हमारा कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जाता है, वो अमेरिका में, इवन यहाँ मिडल ईस्ट में, या कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी जाकर अगर वो वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी इख्तियार करता है, तो वहाँ के सिस्टम्स में जो ये बेनिफिट्स हैं, या यूं कह लीजिए कि वो कुशन्स हैं जो कि एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी तस्वुर किए जाते हैं, जब वो उनको इंजॉय करता है, जब वो उनको एक्सरसाइज करता है, तो उन्हें वो माशरा बहुत करीब लगता है, जहाँ पर इंसान की इज्जत और उसकी इज्जत नफ्स और तमाम तर इंसान उनके दरमियान बराबरी, ये जो है ये बहुत ज्यादा वहां पर उसको महसूस करता है, और इसे बहुत अच्छा। और क्या चाहिए किसी को भी रहने के लिए, कुछ बस जो है वो अपनी 1-2 आखिर में जरूरी बातें करके हम अपने इस एपिसोड को खत्म करेंगे। रेसिज्म के हवाले से कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया में, क्या वहाँ पे रेसिज्म का सामना करना पड़ा? देखिए ये थोड़ा सा जो टर्मिनोलॉजी है रेसिज्म की, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन बड़ी ब्रॉड बेस्ड है। बिल्कुल, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मुझे वैसे कहते हुए कुछ बहुत अच्छा तो महसूस नहीं हो रहा, लेकिन हम भी माशाल्लाह ठीक ठाक। नहीं, वो हम बिल्कुल हैं, हम तो बिल्कुल हैं। मैं वहाँ क्या मतलब एज अ मुस्लिम और एज अ पाकिस्तानी, हम अगर इसको स्पेसिफाई करें। नहीं, अल्लाह का बड़ा शुक्र। शायद ये किस्मत की बात भी है कि ऑस्ट्रेलिया के जिस हिस्से में मैं रहता हूँ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और पर्थ के शहर में मैं रहता हूँ, ये बेसिकली ये शहर आबाद ही जो है वो प्रोफेशनल्स ने किया था। अनलाइक सिडनी और मेलबर्न जहाँ पे हर तरह के अफराद गए। और जब मैं कहता हूँ हर तरह के अफराद, तो वहाँ सिर्फ प्रोफेशनल्स नहीं, कुछ लोग जो वहाँ पे सियासी पनाहगज़ीन भी हैं, जिनका ताल्लुक ज्यादातर अरब ममालिक से भी है। हमारे मुल्क से भी अक्सर लोगों ने सियासी पनाह के लिए उन 2 बड़े शहरों में ये कि परमानेंट रेजिडेंसी और ये कि वहाँ पर अपनी रिहाइश इख्तियार की। तो वहाँ पर आपको हर तरह का इंसान, हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला आदमी मिलेगा। तो वहाँ पर ये कि कभी कम तालीम याफ्ता अफराद जो इस किस्म की गुफ्तगू कर भी जाते हैं और इस तरह की प्रैक्टिसेस कर भी जाते हैं, जिसको मैं ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहता हूँ। अच्छा, जहाँ हम रहते हैं बुनियादी तौर पे, ये शहर अभी समझिए लाइमलाइट में तो हमेशा से था, लेकिन
20-22 साल पहले यहाँ पर माइनिंग का आगाज हुआ, जिसके बाद दुनिया भर से इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स, माइनिंग प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, ये तमाम अफराद आए जिन्होंने इस बुनियादी तौर पर 80% आबादी को कॉन्स्टिट्यूट किया, और यही ज्यादातर बड़ी तादाद में वहां रहते हैं। तो इनके वहां होने की वजह से चूंकि एक तालीमी जो मयार है उस इलाके का, जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है, वो बहुत ऊपर है। ठीक है। और ऊपर होने की वजह से ये जो तमाम बातें जिन्हें आप रेसिज्म कहिए या किसी और तरह का तासुब कहिए, प्रिजुडिस कहिए, उस सोसाइटी में हमें बहुत ही कम समझ लीजिए ना होने के बराबर देखने को मिला। चलो ये तो बहुत अच्छी बात जी है। बिल्कुल। खैर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको नहीं वहाँ पे ऐसा कुछ फेस करना पड़ा। रिलीजियस प्रैक्टिसेस के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मतलब उसमें आप लोगों को कोई मुश्किल होती है, कोई परेशानी होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कि वहाँ बहुत इनकरेज किया जाता है। अभी जिस तरह बता रही थी आप वो मल्टीकल्चरलिज्म के हवाले से। जी बिल्कुल कि ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली हैज अ पॉलिसी Okay. अगेंस्ट यू नो मल्टीकल्चरलिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिसी, आई थिंक टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली कंट्री दैट हैज दैट पॉलिसी। तो हाँ बिल्कुल, मैंने सुना नहीं अभी तक कहीं पे। दावा तो सब करते हैं सेक्युलर स्टेट है और बिल्कुल नहीं, हर सिटीजन इज फ्री टू प्रैक्टिस जो अपना रिलीजन कल्चरल प्रैक्टिसेस वो फॉलो करना चाहते हैं। बल्कि हमको एज मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, बल्कि मेरी बड़ी बेटी है माशाल्लाह हाई स्कूल जाती है, ओके। और वो बड़े फख्र से सबको बताती है कि मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं मुसलमान हूँ, और रमजान में रोजे भी रखती है। बल्कि अगर एक बात मैं अगर आपको ऐड करता हूँ, अभी आजकल जिस तरह रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट पिछले 2 साल से इसराइल और पैलेस्टाइन का बिल्कुल बिल्कुल, इसके तनाजुर में ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न वर्ल्ड में वो पहली कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि दे रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन। ये कहना बहुत बड़ी बात है। बेशक बेशक, नो डाउट अबाउट इट। वेस्टर्न ममालिक के अंदर मेरे ख्याल में ना अब तक ये ऐसी कोई स्टेटमेंट अमेरिका से आई है, ना कनाडा से, ना यूके से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ये स्टेटमेंट आई है कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं, और आने वाले वक्तों में अगर इस तरह का कोई भी डिस्पेंसेशन बनती है तो ऑस्ट्रेलिया जो है मेरे ख्याल में वो पहली कंट्री होगा जो कि पैलेस्टाइन को ना सिर्फ रिकॉग्नाइज करेगा बल्कि सपोर्ट भी करेगा इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग दैट दे वांट। ग्रेट, बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा आपसे जैसे पिछली जब बात हुई थी आपसे, तो बातों बातों में आपने जिक्र किया था कि जब ये आपका बेटा आलियान माशाल्लाह जब पैदा हुआ है तो आपने 1 साल की मैटरनिटी लीव ली थी, राइट? तो 1 साल की मैटरनिटी लीव आपको मिल गई? बिल्कुल, मैं इस बात पे एक्चुअली टू कॉन्ट्ररी, मैं आई हैड वन बेबी इन पाकिस्तान, पहली बेटी बिल्कुल, हाँ मुझे। और आलियान जो है जब मैं काम करी थी, अगर आई वाज वर्किंग, तो उसमें बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मुझे वहाँ पे मैं किसी भी, आप अगर ये कहें कि फॉर मेडिकल रीजंस आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, आपको अपने आवर्स फ्लेक्सिबल करने हैं, या तो दे आर ऑलवेज ओपन फॉर दैट। और मैटरनिटी लीव की स्पेशली, और एक और बात काबिले जिक्र ये है कि वहाँ फादर्स कैन ऑल्सो टेक पैटर्नल लीव। ग्रेट 3 ग्रेट। महीने, और कुछ कंपनीज 6 महीने की लीव देती हैं। ओके। और पेड लीव्स होती हैं जो, और वो मदर ले सकती है, और 3 महीने की लीव फादर एज अ प्राइमरी केयरर वो भी ले सकता है, सो दैट मदर कैन कम बैक टू वर्क, और उतने में फादर जो है वो घर की जिम्मेदारियां, और यू नो इस पूरी अरसे में बच्चा 8, 9, 10 महीने का हो जाता है, तो उसके बाद अगर उन्होंने हेल्प लेनी है, डे केयर में डालना है बच्चे को, तो मतलब कि सारी चीजें आपकी आई मीन आपकी सहूलत के लिए हैं, फैसिलिटेट करने की। क्योंकि मतलब अगर आप सिंगल रह रहे हैं तो अक्सर औकात बच्चा अकेले देखना भी मुश्किल होता है, तो फादर उस दौरान भी अगर लीव उसको मिल सकती है तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है कि दोनों मिलके। जब आपका जब द मोमेंट, वो तो खैर एक पैटर्नल लीव एक अलग से एक्स्ट्रा 3 महीने का जो मैंने जिक्र बिल्कुल किया, हाँ, जिस वक्त आपका बेबी न्यू बॉर्न होता है या पैदा होता है, तो उस 2 हफ्ते की पेड लीव मिलती है हर मर्द को, एवरी सिंगल। क्या बात है। वेदर यू आर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, ये गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट विल पे यू टू टेक लुक आफ्टर योर चाइल्ड। वाह, मतलब अब मुझे हंसी भी आ रही है और बहुत हैरत भी हो रही है कि पहली बात तो हमारी तो सोसाइटल लेवल पे ये सोच ही नहीं जाती कि वालिद हजरात भी औलाद की परवरिश में या उनको पालने में कोई कोई पार्ट प्ले कर सकते हैं, पहली बात। और पार्ट प्ले करना चले शायद हो, लेकिन ये कि उस छुट्टी लेके पार्ट प्ले करना, तो यहाँ पे तो मेरा ख्याल है उसका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया जो उस पे हंसी करेगी, जो उस पे कहा मारेगी ये करने के लिए, डायपर बदल रहे हो बच्चे की, कि बच्चे का डायपर बदल रहे हो, बच्चे को फीडर पिला रहे हो। अच्छा, पर्सनल लेवल पे मेरे लिए ये इतनी अनहोनी बात यूँ नहीं थी
कि बहरहाल मैं जिस फैमिली से आया हूँ वो थोड़ी-सी एक्सेंट्रिक फैमिली थी। तो मतलब ये कि मेरे यहाँ पे मतलब मेरे वालिद ऐसे हरगिज़ नहीं थे उस ज़माने में भी जब हम छोटे थे, कि वो गोद में नहीं उठा रहे या हमें खिला नहीं रहे या हमें फीडर नहीं पिला रहे या हमें लेके टहल नहीं रहे। हमारे वालिद ने अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे ऑब्वियसली चले मुझसे पहले भी 2 बड़े भाई हैं। इवन जब वो छोटे थे तब भी और जब मैं था तब भी, जब मेरी बहन हुई है तब भी, कि रात में कभी हम ज़्यादा तंग कर रहे हैं तो अम्मी ने उनको दे दिया, अब वो 2-2 घंटे लेके फिर रहे हैं। मेरे लिए ये चीज़ इतनी आई मीन हज़म करना मुश्किल नहीं थी। लेकिन जब से मैंने काम करना शुरू किया ना तो ज़ाहिर बात है मुझे भाँत-भाँत के लोगों से वास्ता पड़ा। तो अभी तक भी इस माशरे में ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। एक्सेप्टेबिलिटी है ही नहीं कि कोई आदमी जो है वो एज़ अ रूटीन कोई हेल्प करेगा या एज़ अ रूटीन वो घर का कोई काम कर देगा। तो बहरहाल बड़ी बात है और मैं समझता हूँ मतलब ये हमारी एक I think this is more Islamic than us. एग्ज़ैक्टली ये हमारी जी रिलीजियस अपना टीचिंग है। क्योंकि एक मैं वो लेक्चर्स देख रहा था, उसमें ये सवाल कोई इसी तरह का था, तो उसमें उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा आप मुझे कोई एक एग्ज़ाम्पल भी अभी तक ये बता दीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये मिलती हो कि जो उन्होंने अपनी किसी भी अज़वाज में से किसी को या किसी आई मीन खादिम को, खिदमतगुज़ार को, किसी सहाबी को अपना कोई पर्सनल काम बोला हो। तो वो कहते हैं ना घंटी बजी दिमाग में फौरन मेरे, और मैंने बहुत रिकॉल करने की कोशिश की, या बहुत देखने जांचने की कोशिश की, कहीं उन्होंने अपना कोई पर्सनल काम बोला नहीं किसी से, कि कोई ऐसी हदीस मिलती हो कि वो कोई चप्पल मांगी किसी से उन्होंने, या उन्होंने अपने स्पेशल खाने के लिए कोई चीज़ मांगी, या उन्होंने अपने कपड़ों के लिए कोई मदद किसी से मांगी, नहीं, बल्कि ये हमें जा बजा मिसाल मिलती है कि उनसे जो हेल्प हो सकी घर की वो उन्होंने ज़रूर की। या और उन्होंने बहुत पसंद फरमाया इस बात को या कि आप अगर जो है वो ख्याल करें, बल्कि उनकी जो आखिरी वक्त की जो एक आप कहते हैं वसीयत थी, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि औरतों का ख्याल करना या ज़रूर बहुत ज़्यादा। और आई गेस ये हम जब इसको नाम एक इस्लामी रियासत का देते हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसमें तकरीबन सारे काम नॉन इस्लामी ही हैं मेरे हिसाब से, तो क्योंकि यहाँ पे ये I think पाकिस्तान में जो मैं बात करी थी, मेरी पहली बेटी जो पाकिस्तान में बिल्कुल हुई है, तो मैं she was not even 2 months old and I was back in office. उसमें से भी 15 दिन मुझे अपनी जो साल की छुट्टियां नहीं होती वो उसमें से आपको, माइनस उसमें करानी से पड़ी, क्योंकि यहाँ पे कटवानी शायद पड़ती। 45 डेज मिलती यहाँ है पे मिटर्निटी हार्डली लीव तो। 2 months और आई थिंक मैंने 20 अब दिन अब शायद ये पॉलिसी कुछ चेंज आप जो बात कर रही हैं वो हो सकता है। नहीं 14 साल पुरानी अब है। अगर चेंज हुई भी है पॉलिसी तो साल भर का तो अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे 6 महीने का भी नहीं है। अब उन्होंने बहुत रिवाइव करके 3 मंथ्स कर दिया, और बहुत मुश्किल से अब जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में इद्दत लीव्स मिलने लगी हैं, पहले तो वो भी नहीं मिलती थी। सही गवर्नमेंट की इद्दत लीव्स तो मिलती थी बहुत अरसे से, चलिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में इद्दत लीव्स भी पेड नहीं मिलती थी आपको, मतलब आप बाउंड थे कि आपको हर हाल में काम करना ही करना है। आई विश कभी हम लोगों को ये बात समझ आ सके, कभी हमारे जो अरबाब इख्तियार है वो इस बात को समझ सकें कि ज़िंदगी में ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, और आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है इस तरह से। हफ्ते में 6 दिन काम करके 12 घंटे काम करा के आप उससे वो काम नहीं ले सकते जो आप 8 घंटे काम करा के हफ्ते में 5 दिन काम करा के ले सकते हैं बेशक अगले बंदे से। बहरहाल ये एक और नया टॉपिक है बहुत ज़्यादा, तो उस पे बहरहाल इंशाल्लाह कभी मुमकिन हुआ तो ज़रूर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत वक़्त ले लिया आप लोगों का, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया माज़रत। आपने हमें बुलाया। लेकिन ये कि बहुत अच्छी बात चल रही थी और मैं अभी भी इसको एंड नहीं करना चाहता, लेकिन ऑलरेडी वक़्त काफ़ी हो गया, तो आई गेस हमें अपने आज के इस सिलसिले को यहीं ख़त्म करना चाहिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, खैरियत रही तो फिर बात करेंगे दोबारा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।